भाई दूज पर गरीब भाई की बहनों का मोरपंख गाउन। ये लो, मैं तुम तीनों के लिए इस बार तुम्हारी मनपसंद रंग की चूड़ियां लेकर आया हूँ। तुम्हें इस रंग की चूड़ियां काफी पसंद है ना? हाँ भैया, ये चूड़ियाँ तो काफी सुंदर लग रही हैं। होंगी भी क्यों नहीं, 500 रुपए की चूड़ियाँ जो हैं। भैया, इतनी महंगी चूड़ियाँ। मैं तुम्हें कभी भी कुछ नहीं दे पाता, इसलिए सोचा इस भाई दूज पर कम से कम तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चूड़ियां ही दे दूं। अगर आप लोगों का भाई दूज मन गया हो तो आप काम पर जाइए, वरना लेट हो गए तो सेठ पैसे काटने में देरी नहीं लगाएगा। हाँ हाँ, चलो मैं चलता हूँ। तुम तीनों अपना ख्याल रखना। इतना कहकर आलोक अपने काम पर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ, ये चूड़ियाँ तो काफी सुंदर लग रही हैं ना। अब तक का ये भाई दूज का सबसे अच्छा तोहफा है हमारा। लाओ ये चूड़ियाँ इधर। इतनी महंगी चूड़ियों का तुम लोग क्या करोगी? ये चूड़ियाँ तो मुझ पर अच्छी लगेंगी। लेकिन भाभी, ये चूड़ियाँ तो भैया हम तीनों के लिए लेकर आए हैं, भाई दूज के तोहफे के तौर पर। तुम्हारे भैया तुम तीनों पर इतने पैसे लुटाते हैं, तुम तीनों का क्या पेट नहीं भरता? महीने भर में जितना कमाते नहीं है उससे ज्यादा तो तुम तीनों लोगों के खर्चों पर लुटा देते हैं। हाँ ही बड़ी 500 रुपए की चूड़ियाँ पहनने वाली। ये चूड़ियाँ तो मैं ही पहनूंगी। और हाँ, याद रखना, अगर इस बारे में तुम्हारे भैया को पता चला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर आरती वहां से उन तीनों बहनों की चूड़ियां लेकर चली जाती है, जिसके चलते उन तीनों बहनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अंजलि, काजल, प्रीति और आलोक के माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी, जिसके चलते आलोक ने ही अपनी तीनों बहनों को पाल पोस कर बड़ा किया था। आलोक एक छोटी सी दुकान में टेलर का काम करता था, जिससे वो अपना घर खर्च चलाया करता था। वहीं आलोक की पत्नी आरती अपनी नंदों से हमेशा बुरा ही बर्ताव करती थी। ऐसे ही समय गुजरता है और पूरा 1 साल बीत जाता है। क्या हुआ अंजलि, तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो? वो देखो, चारों तरफ कैसे भाई दूज की तैयारी चल रही है। सभी बहनों की भाई उनके लिए कितने अच्छे अच्छे तोहफे लेकर जा रहे हैं, और एक हम हैं कि हमें भाई दूज पर कुछ मिलता ही नहीं है। पिछले साल चूड़ियां मिली, वो भी भाभी ने रख ली। हम भी चाहते हैं कि भाई दूज पर नए कपड़े पहने, अच्छे से तैयार हों, लेकिन हमारे पास इतने पैसे ही नहीं हैं। अंजलि, हम सब समझ सकते हैं, हम सबके भी यही अरमान है, लेकिन तुम तो जानती हो ना भैया कितना कमाते हैं और भाभी का हम लोगों के प्रति व्यवहार कैसा है। तीनों बहनें आपस में बात कर ही रही होती हैं कि तभी उनका भाई आलोक पीछे खड़े खड़े उनकी सारी बातें सुन लेता है, जिसे सुन आलोक निराश होकर एक जंगल की तरफ जाता है, जहां वो दो समाधि के सामने बैठ जाता है। माँ, बाबा, आप दोनों के जाने के बाद मैंने हमेशा कोशिश की कि मैं अपनी तीनों बहनों को हर खुशियां दे सकूं, लेकिन शायद मैं इसमें कामयाब नहीं हो पाया। मेरी बहनों के दिल में कितनी आस है, लेकिन मैं उनकी आस को पूरा न कर सका। मैं एक अच्छा भाई बनने में कामयाब नहीं हो पाया। अब आप लोग ही बताएं मैं क्या करूं। आलोक इतना बोल ही रहा होता है कि तभी उसके पास एक उड़ता हुआ मोर पंख आता है, और देखते ही देखते आलोक के पास कई सारे मोर पंख उड़ते हुए आ जाते हैं। ये क्या, ये इतने सारे मोरपंख कहाँ से आ गए? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, ये जंगल है, यहाँ तो इतने सारे मोर रहते हैं, तो लगता है सारे मोरपंख उन्हीं के ही हैं। लेकिन मैं इन मोरपंखों का क्या करूं? काश मैं मोरपंखों का कुछ कर पाता। ये दिखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। अरे हाँ, आइडिया! मैं इन मोरपंखों से अपनी तीनों बहनों के लिए गाउन बना सकता हूँ। ये मोरपंख दिखने में कितने सुंदर हैं, तो इनका गाउन भी कितना सुंदर लगेगा। हाँ, एक काम करता हूँ, इन सारे मोरपंखों को इकट्ठा करता हूँ और ले जाकर इनका गाउन बनाता हूँ। इस बार मैं भाई दूज के त्योहार पर अपनी बहनों को यही उपहार दूंगा। आलोक जल्दी से सारे मोर पंखों को इकट्ठा करता है और अपनी दुकान पर ले जाकर उन सभी मोर पंखों के 3 सुंदर सुंदर गाउन तैयार कर देता है। इस बार आप हमारे लिए कुछ भी नहीं लाए। चलो कोई बात नहीं भैया, हाँ बैठो, तुम्हें मैं टीका कर दूं, वरना भाई दूज का मुहूर्त खत्म हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि मैं अपनी बहनों के लिए भाई दूज पर कुछ न लाऊं? मैं तुम तीनों के लिए एक बहुत ही प्यारा गाउन लेकर आया हूँ, और इससे पहले चलो तुम तीनों जल्दी से बैठकर मुझे टीका कर दो और इस भाई दूज की रस्म को पूरा करो।
अरे वाह भैया, ये गाउन तो मोर पंख जैसा है और इतना सुंदर भी है। ये किसी ने आज तक नहीं पहना होगा। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम मोर पंख का गाउन पहनेंगे। आज तक मैंने तुम तीनों को कुछ ज्यादा नहीं दिया, उसके लिए मुझे माफ कर देना। ऐसा मत बोलिए, आपने भले ही हमें कोई खास तोहफा ना दिया हो, लेकिन हम तीनों बहनों को आपने बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह पाला है और इतने अच्छे से ख्याल रखा है। ये हमारी जिंदगी का सबसे अनमोल तोहफा है। अंजलि की बातें सुन आलोक की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद तीनों बहनें मोरपंख का गाउन पहनती हैं और गांव भर में घूमने लगती हैं। उन तीनों बहनों को मोरपंख के गाउन में देख गांव के लोग, अरे देखो देखो ऐसा लग रहा है कि 3 मोरनियां जा रही हैं। अरे ना जाने आज के लोगों को क्या हो गया है, कुछ भी पहन लेते हैं। देखो प्रीति, गांव वाले हम पर कैसे हंस रहे हैं। उनको हंसने दो, उन लोगों का काम ही है लोगों का मजाक उड़ाना और हंसना। तीनों बहनें गांव वालों की बातों को पूरी तरह से इग्नोर करके जा रही होती हैं कि तभी उनके बगल से गाड़ी गुजरती है। गाड़ी में बैठा हुआ आदमी कहता है, ओह माय गॉड, ये क्या चीज है? ऐसा गाउन तो मैंने आज तक नहीं देखा। लगता है ये गाउन किसी बहुत ही बड़ी फैशन डिजाइनर ने बनाया है। ड्राइवर, यहीं गाड़ी रोको। क्या आप तीनों मुझे बता सकती हैं ये मोरपंख का गाउन किसने बनाया है, या आप लोगों ने ये गाउन कहां से खरीदा है? ये गाउन हमने कहीं से खरीदा नहीं है, बल्कि इसे तो हमारे भैया ने बनाया है। वो एक छोटी सी दुकान में सिलाई का काम करते हैं। उन्होंने ये ड्रेस हमें भाई दूज के त्योहार में तोहफे में दी है। आपके भाई का मोरपंख का गाउन बनाने का आइडिया मुझे काफी अच्छा लगा। क्या आप मुझे उनसे एक बार मिलवा सकती हैं? क्या उन्होंने कोई गलती कर दी? देखिए, इस दुनिया में हमारे भाई के अलावा कोई नहीं है। आप भगवान के लिए उन्हें कुछ मत करिएगा। नहीं नहीं, आप जो सोच रही हैं मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मुझे तो बस उनसे एक बार मिलना है। फैशन डिजाइनर के कहने पर तीनों बहनें डिजाइनर को अपने घर ले जाती हैं, जहां उनका भाई खाना बनाने के लिए लकड़ियां काट रहा होता है। क्या आप ही हैं जिन्होंने ये मोरपंख का गाउन बनाया है? जी हाँ, लेकिन आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। जी, मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ। मैंने आज से पहले ऐसा फैशन नहीं देखा। आपका ये मोरपंख का गाउन तो पूरी फैशन इंडस्ट्री में तहलका मचा सकता है। क्या आप मेरे लिए ये मोरपंख का गाउन बना सकते हैं? इसके लिए मैं आपको मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। मैं आपके लिए बना सकता हूँ, लेकिन मेरे पास मोरपंख नहीं है। जितने थे उतने का तो मैंने अपनी तीनों बहनों के लिए गाउन बना दिया। आप उसकी फिक्र मत करिए। आपको जो भी सामान चाहिए वो मैं आपको लाकर दूंगा। आप बस मुझे ये मोरपंख के गाउन बनाकर दे दीजिए। फैशन डिजाइनर आलोक को बहुत सारे मोरपंख लाकर देता है, जिससे आलोक मोरपंख के कई सारे गाउन बनाता है। आलोक के बने हुए मोरपंख का गाउन फैशन इंडस्ट्री में तहलका मचा देता है और हर कोई उस मोरपंख के गाउन को पहनना चाहता था। ये लीजिए आपकी पेमेंट। हे भगवान, ये तो बहुत सारे पैसे हैं। इन मोरपंख के गाउन के इतने सारे? आप नहीं जानते कि आपने क्या चीज बनाई है। इसके लिए तो ये पेमेंट भी कम है। अगर आप चाहे तो मेरे साथ काम कर सकते हैं, वो भी पार्टनर बनके। अरे, ये तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी कि आप जैसे फैशन डिजाइनर के साथ मुझे काम करने का मौका मिलेगा। आलोक उस फैशन डिजाइनर के साथ मिलकर काम करने लगता है, जिससे अब आलोक के घर के हालात धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं और उनकी गरीबी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। आरती का बर्ताव भी अब अपनी तीनों नंद के लिए अच्छा हो जाता है, जिससे अब पूरा परिवार खुशी खुशी रहता है। काली और गोरी बहन की पति के साथ दिवाली। जल्दी से फर्श साफ कर देती हूँ, चारों तरफ गंदे गंदे पैर लगे हुए हैं। अगर माँ ने ये सब देख लिया तो मुझ पर बहुत गुस्सा हो जाएंगी। मेघा घर की साफ सफाई कर रही होती है, तभी वहां पर पार्वती आती है और उसे साफ सफाई करते हुए देखकर कहती है, तुझे एक काम दिया था, वो भी तो सही से नहीं किया। ये फर्श देख रही है, कब से तू इस फर्श को साफ करने में लगी है, लेकिन ये फर्श अभी तक चमक नहीं रहा। इस फर्श की साफ सफाई अच्छे से कर, नहीं तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। ऐसा कहकर पार्वती वहां से चलते हुए मेघा के हाथ पर ही पैर रखकर चली जाती है, जिसके चलते मेघा का हाथ छिल जाता है और मेघा बेचारी जोर जोर से चिल्लाती है, आई माँ, मेरा हाथ। इतनी जोर से तो मैं इसके हाथ पर चढ़ी भी नहीं हूं जितनी जोर से चिल्ला रही है। चुपचाप काम कर ले। तभी पार्वती की गोरी बेटी आती है और कहती है,
दिवाली आने को सिर्फ और सिर्फ 4 दिन रह गए और आप हो कि आपने ना तो घर के लिए सजावट का कोई सामान खरीदा है और ना ही मुझे दिवाली के लिए नए कपड़े दिलवाए हैं। सही कहा तुमने बेटी, तुम्हें कपड़े दिलवा कर लाना चाहिए। एक तुम ही तो मेरी प्यारी लाडली बेटी हो। चलो हम बाजार चलते हैं। पार्वती ऐसे कहकर अपनी बेटी को बाजार ले जाती है, जहां वह उसकी पसंद के 4 जोड़ी कपड़े निधि को दिलवाती है। अब तो मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद की कितनी सारे कपड़े दिलवा चुकी हूँ। अब तुम्हारा जो दिल करे वो पहन लेना दिवाली पर। आप बहुत अच्छी हो माँ, आपको बहुत शुक्रिया। यहाँ पार्वती अपनी गोरी बेटी को शॉपिंग करवा रही होती है तो वहीं उसकी काली बेटी मेघा घर की साफ सफाई कर रही होती है। सबके गंदे कपड़े धोती है, जिसके चलते वो कपड़े धोते हुए बीते हुए कल को याद करने लगती है। यह सब मेरी वजह से हुआ है। अगर उस दिवाली पर मैंने माँ के साथ ऐसा ना किया होता तो शायद मेरी माँ मेरे साथ ऐसा कभी ना करती। अरे निधि, मेघा, तुम दोनों अभी तक तैयार नहीं हुई हो। तुम्हें पता है ना आज दिवाली है। चलो मैं तुम्हारे लिए एक जैसी फ्रॉक लेकर आई हूँ और बहुत सारे बम पटाखे भी लाई हूँ। तुम्हें बम पटाखे जलाना बहुत पसंद है ना? चलो पहले तैयार हो जाओ, उसके बाद तुम दिवाली के बम पटाखे जलाना। मेघा और निधि अभी केवल 10 साल की थी और पार्वती अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करती थी, जिसके चलते वह उन्हें एक जैसी फ्रॉक पहनाकर दिवाली के लिए तैयार कर देती है। चलो मेरी प्यारी बेटियों, लक्ष्मी पूजन कर लेते हैं। पार्वती ऐसा कहने के बाद लक्ष्मी पूजन करती है और लक्ष्मी माता की आरती गाकर पूजा खत्म होने के बाद अपनी दोनों बेटियों को उनके पसंद के बराबर बराबर बम पटाखे दे देती है। इधर निधि अपने बम पटाखे जला रही होती तो वहीं मेघा को बम पटाखे जलाने में डर लग रहा होता है। माँ, मुझे ये बम पटाखे जलाने में बहुत डर लग रहा है, आप मेरी मदद कर दो प्लीज। अच्छा ठीक है, लो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ और तुम्हें सिखाती हूँ कि बम पटाखे कैसे जलाते हैं। पार्वती ऐसा कहकर बम जलाने लगती है, लेकिन मेघा अपनी माँ को परेशान करने के लिए वहां पर बहुत सारे बिजली बम जलाकर छोड़ देती है, जिसके चलते पार्वती की साड़ी में आग लग जाती है और उसकी साड़ी के जलने की वजह से शरीर पर धब्बे बन जाते हैं। वहां के लोग फौरन एम्बुलेंस को फोन करते हैं और पार्वती को अस्पताल पहुंचा देते हैं। इस दौरान पार्वती के शरीर और चेहरे पर जलने के कुछ दाग रह जाते हैं, जिसके बाद पार्वती मेघा से बहुत ज्यादा नफरत करने लगती है। वो हादसा माँ आज तक नहीं भूली और उसी गलती का मुझे आज तक पछतावा है, इसलिए माँ का गुस्सा बिल्कुल जायज है। मेघा ऐसा ही सोचकर अपनी माँ की अत्याचारों को सहन करती रहती है। इसी के चलते वह दिवाली पर अपनी गोरी बेटी को तो बहुत सारे तोहफे, नई ड्रेस और बम पटाखे दिलाती है, लेकिन अपनी काली बेटी को वह ना तो पूजा में शामिल करती और ना ही उसके साथ दिवाली मनाती है। जिसके बाद वह अपनी बेटी निधि के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर देती है। निधि बेटी, अच्छे से तैयार हो जाओ, तुम्हें देखने वाले आ रहे हैं। रिश्ता बहुत अमीर खानदान से है, वहां पर तुम बहुत खुश रहोगी। निधि अपनी माँ की बात मानकर अच्छे से तैयार हो जाती है। निधि इतनी सुंदर और गोरी थी कि पहली नजर में ही उसे लड़के वाले पसंद करके चले जाते हैं। कुछ दिनों में पार्वती निधि की शादी करके उसे उसके अमीर ससुराल में भेज देती है, जिसके बाद पार्वती को अपनी काली बेटी खटकने लगती है। इसकी रोज रोज काली गंदी शक्ल देखकर मेरा दिन खराब हो जाता है। अब मैं इसकी जल्द से जल्द शादी करवा दूं, वही मेरे लिए ठीक होगा। पार्वती एक गरीब घर का रिश्ता ढूंढकर अपनी काली बेटी मेघा की शादी वहां कर देती है, जहां मेघा को एक बहुत प्यारा परिवार मिलता है, एक समझदार पति और उसकी ननद जो कि उसके साथ बहुत अच्छे से रहती है। भाभी, आप बहुत देर से काम कर रही हो, लाओ मैं आपका हाथ बटा देती हूँ। आनंदी अपनी भाभी के साथ काम करवा रही होती है तो वहीं उसका पति उदास मन से घर पर आता है। अब मैं तुम लोगों को क्या बताऊं, मेरी नौकरी छूट गई है। ये सुनकर आनंदी और मेघा को बहुत बुरा लगता है। भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको कहीं अच्छी नौकरी मिल जाएगी। गरीबी में भी मेघा बहुत प्यार और प्रेम और खुशी के साथ रह रही होती है, तो वहीं अमीर घर में आने के बाद भी निधि को खुशियां नसीब नहीं होती। सुनो, कल मूवी देखने चलें, बहुत टाइम हो गया है एक साथ टाइम बिताए हुए। मेरे पास तुम्हारे लिए फालतू का टाइम नहीं है, मुझे और भी काम है। अनुराग ऐसा कहकर निधि के पास से चला जाता है और घर के बाहर वह अपनी पड़ोसन की बेटियों से बातें कर रहा होता है। यह निधि को बहुत बुरा लगता है। देखते ही देखते पूरा 1 साल उनकी शादी को हो जाता है और दिवाली आने वाली होती है। 2 दिन बाद दिवाली है। इस दिवाली मैं अनुराग जी के साथ बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करूंगी।
निधि बहुत सारी शॉपिंग करके आती है और नए नए कपड़े भी लेकर आती है। शॉपिंग करने के बाद वह अपनी काली बहन को चिढ़ाने उसके ससुराल भी पहुंच जाती है। क्या हाल है बहन? इस गरीबी में गुजारा कैसा चल रहा है? मैं जानती हूँ बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ता होगा गरीबी में, लेकिन अफसोस तुम्हारी किस्मत मेरी तरह नहीं थी। मैं ये तो नहीं जानती कि हम दोनों में से किसकी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन इस वक्त तो मुझे अपनी किस्मत बहुत अच्छी लगती है। मुझे एक समझने वाला पति मिल गया और मेरी प्यारी नंद जो मेरा हमेशा साथ देती है। मुझे इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए था। मेघा का तड़कता भड़कता जवाब सुनकर निधि वहां से चली जाती है। वहीं घर पर आकर जब वह देखती है तो उसका पति उसकी पड़ोसन के साथ फ्लर्टिंग कर रहा होता है और वह दोनों साथ में बम पटाखे जला रहे होते। ये देख निधि की आंखों से आंसू निकल आते हैं, लेकिन तभी बम जलते जलते बहुत तेज धमाका होता है, जिसके चलते अनुराग के कपड़े और चेहरा खराब हो जाता है। अरे मेरी मदद करो, मेरी आंखें जल रही हैं, मेरे शरीर पर जलन महसूस हो रही है, कोई मेरी मदद करो। OMG, मैं क्यों इसकी मदद करूं? इसकी पत्नी खड़ी तो है, वही इसकी मदद करेगी। निधि फौरन अनुराग के पास आती है और उसे अस्पताल लेकर जाती है, जहां अनुराग का इलाज चलता है। बम मुंह के पास फूटने की वजह से अनुराग का चेहरा खराब हो जाता है और वह किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचता। ये सब मेरी ही करनी का फल है जो मुझे मिल रहा है। मैंने तुम्हें कुछ नहीं समझा, इसके चलते भगवान ने मुझे ये फल दिया है। निधि, निधि मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आप हर हालत में मुझे स्वीकार हो, क्योंकि आप मेरे पति हो और मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। इस दौरान अनुराग के साथ जो भी हुआ था, उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि उसके लिए सिर्फ और सिर्फ उसकी पत्नी ही है, जिसके चलते वह अब अपनी पत्नी के साथ अच्छे से रहता है और अपना सारा वक्त उसे ही देता है। अब दोनों बहनें अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती हैं और अच्छे से अपने अपने पतियों के साथ दिवाली सेलिब्रेट करती हैं।